ठीक है। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पता ही आपको कि टॉपिक्स आपके कौन कौन से रहते हैं, चाहे आपका वो सिटिंग अरेंजमेंट हो जाए, आपका पजल्स हो जाए, डायरेक्शन डिस्टेंस है, स्लॉग्स है। तो हमने जो सीरीज शुरू की थी उसमें लगभग मैंने पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, आपके ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस के कम से या अल्फान्यूमेरिक सीरीज, तो ये टॉपिक्स का एक एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। और आपको पता ही उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर आपके 5 क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो हमने वो 5 दिन वो लगातार हमने किया है। आई गेस 6 दिन चली हमारी वो सीरीज। तो आज मैं एक मिक्सचर लेके आया हूँ, ठीक है, कि उन्हीं क्वेश्चंस के या उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुका है आरआरबी के। तो चलिए शुरू करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे आंसर्स करने से पहले कमेंट में आपके आंसर हो जाने चाहिए। और अगर टाइम लग रहा है करने में तो हाँ, आप ये कमेंट में जरूर लिख सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 5 मिनट, 5 मिनट काफी ज्यादा बोल दिया, 15 सेकंड का टाइम है, करो। क्वेश्चन किसका है ये, कौन से टॉपिक है? स्लॉक्स। ठीक है, चलो मैं करता हूं शुरू। तो टॉपिक स्लॉक्स है। पहचान आपके नो, ऑल, सम नॉट या फिर सम, इस तरह के वर्ड्स आपको दिखते हैं। और क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट रहता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है? नो डोर इज ए विंडो। डोर और विंडो में रिलेशन है नो का। नो रैक इज ए डोर, तो रैक और डोर में आ गया नो। ऑल कप बोर्ड्स आर विंडोज, तो सारे के सारे जो कप बोर्ड्स हो मेरे किस में दिखने चाहिए? विंडो में। मैं थोड़ा सा विंडो के क्या कर दूंगा, बड़ा करके बना देता हूँ। ये आपका विंडो और सारे के सारे आपके कप बोर्ड किस में है? विंडो। बस ये डायग्राम बन गई, आंसर आ गया मुझे। बस ये तो चेक करना कंक्लूजन्स में। तो कह रहे कि सम कप बोर्ड्स आर, सॉरी यहाँ पर रैक होगा, गलत लिखा, रैक। ठीक है, तो क्या सम कप बोर्ड्स आर रैक्स है? बिल्कुल नहीं है। कप बोर्ड यहाँ पे है, रैक वहां पे है। इनमें ना सम है ना ऑल है। और जो बच्चे ये गलती करते हैं कि इनमें फिर नो का रिलेशन दिख जाता है, तो ये नो का रिलेशन भी नहीं है। इन दोनों में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहला वाला है क्या? गलत। नो कप बोर्ड इज ए डोर, तो क्या नो कप बोर्ड इज ए डोर है? तो हाँ बिल्कुल है। आपका कप बोर्ड किसमें है? आपकी विंडो में। वो पूरा का पूरा विंडो ही नो है डोर से, तो कप बोर्ड भी नो ही होगा किससे? डोर से। ठीक। नो रैक इज ए विंडो, तो नो रैक इज ए विंडो क्या टिक होगा? बिल्कुल नहीं। अगेन, जैसे रैक का कपबोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, वैसे आपके रैक का विंडो से भी कोई लेना देना नहीं है। ना ही ये सम है, ना ही ऑल है, और ना ही नो है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली ऑप्शन बी फॉलोस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबका सही होगा। सेलॉक्स में गलती के चांस बिल्कुल मत करना। देख ही रहे हो आरआरबी में किस तरह का क्वेश्चन है, काफी इजी है। नो, ऑल, सम, यही चीजें हैं। पॉसिबिलिटी वाला कम पूछा। हाँ, अकेला आईबीपीएस का क्लर्क का एग्जाम होगा उसमें पॉसिबिलिटीज दिखेंगी, लेकिन जो आईबीपीएस आरआरबी है उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, इजी क्वेश्चन रहता है, आप निकाल सकते हो पेपर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये पहचानो कि ये क्वेश्चन आपका किस टॉपिक का। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो ये वर्ड जब लिख ही दिया उसने इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो मतलब ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखो, कह रहा है स्पैम, और उसका कोड दिया 36। तो मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग तो है, लेकिन टाइप कौन सी है? नंबर कोडिंग। जब भी वर्ड से वो कोड में एक नंबर दे रहा है तो मतलब नंबर कोडिंग का यूज कर रहा है। स्पैम का कोड 36 है, जग का कोड 27 है। तो पूछ रहा है फ्रॉक, फ्रॉक का कोड क्या आएगा? पेपर में भी इतना ही टाइम होना चाहिए, सिर्फ 15 सेकंड एक क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 15, ज्यादा से ज्यादा, वरना कम से कम आप 10 लेके चल सकते हो। स्पीड चाहिए बस। तो स्पैम और कोड और जग। ठीक है, तो स्पैम से बना रहा है वो 36, और जग से बना रहा है वो आपका 27। पूछ रहा है मेरे से फ्रॉक के लिए क्या कोड आएगा।
तो पहला काम हमेशा नंबर कोडिंग में यही होता है कि आप इनके ऊपर इनकी पोजीशन वैल्यू लिख दो, तो लिख दो, सबसे इजी तो यही होता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि एस की पोजीशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, पी की भी ज़्यादा ही है, एम की भी 13 है, तो 36 से तो ज़्यादा ही बनाएगा। अगर मैं इनके ऊपर प्लस या मल्टीप्लिकेशन करूँ और माइनस करूँगा तो वो 36 से कम चला जाएगा। जग, जे की 10, यू की 21, जी की 7, तो 27 से तो ज़्यादा ही जा रहा है। अगर प्लस किया जाए और मल्टीप्लाई, वहीं पे माइनस या डिवाइड करूँगा तो 27 से कम चला जाएगा। चेक कर लेना, ये चीज़ वहाँ पर फॉलो नहीं करनी। और किस वे में कर सकते हैं, जब हमारी ये चीज़ फेल हो जाए और रिवर्स का चेक करेंगे तो रिवर्स इसमें नहीं चलने वाला, क्योंकि इनके रिवर्स में भी जो लेटर्स बैठे हैं उनकी पोजीशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ही है, तो इसमें रिवर्स भी आपका फेल है। और उसका बच्चा चलाता है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो नंबर ऑफ वॉवल्स इसमें कितने हैं, 1 है, और कॉन्सोनेंट्स 3। तो मैं अगर ये मान के चलो कि कॉन्सोनेंट 3 है तो 3 रखा है, लेकिन वॉवल के लिए 1 दिए 6, चलो 5 ऐड कर दिए, तो दूसरा वर्ड वो दे क्यों रहा है कि आप ये लॉजिक को चेक करो कि सही बैठ रहे हैं गलत। तो दूसरे में मेरे पास कितने वो कॉन्सोनेंट्स हैं, 2, ठीक है 2 बैठ गया। लेकिन यू मेरे पास कितना वॉवल है, 1, और मैंने 1 में 5 ऐड किया तो 6 बनाया है। एक वॉवल है, 5 ऐड करना चाहिए था, वापस यहाँ पे 6 दिखना चाहिए था, 26 होना चाहिए था, तो 26 नहीं 27 है। मतलब आपका वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स का लॉजिक भी क्या हो रहा है, फेल। उसके बाद हम करते हैं नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट। उन नंबर ऑफ लेटर्स से वो कोड कैसे बना बस। तो अगर मैं यही चीज को चेक करूं और उसी से बन रहे नंबर ऑफ लेटर्स मेरे कितने हैं, 4, और यहां पर कितने हैं, 3। 4 का 36 से क्या कोई रिलेशन है? अगर मैं 4 को 9 से गुना कर दूं, 3 को 9 से कर दूं, और अब पुशा फ्रॉक है तो आई गेस कि अब आपका आंसर आ ही जाएगा। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, और मल्टीप्लाई करना है और डिजिट सेम कौन सा, 9। जब मैं 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 45, और ये बिल्कुल सही आंसर है, और लॉजिक भी बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ लेटर्स इनटू 9। क्योंकि पॉसिबल लॉजिक्स जो हो सकते थे मैंने लगा के देखे हैं, उनसे ये आंसर नहीं बन रहे। अगर किसी वे में स्पैम का किसी ने बना भी लिया तो जग के लिए वही सेम लॉजिक से आंसर आना चाहिए, तो जग से वो आंसर नहीं बनने वाला। तो इसका करेक्ट लॉजिक यही है, नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 9, नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 9, अगेन नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 9, और मेरे पास मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, पर सीरीज है कहां पर, ठीक। तो ये मेरा आ गया नॉर्मली लेटर सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस लेटर सीरीज में अगर अब मैं देखूं तो सबसे पहला काम ही ये है कि मुझे चेक करना है सीरीज की लेंथ कितनी है। तो मैं नंबर ऑफ चेक कर लूंगा सीरीज की लेंथ, 2 2 4 5 6 7 8, ये बीच में है एक ही है, एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 की लेंथ दी गई है। तो डिवाइड कर लोगे अपनी सीरीज को या तो 3 3 में या 6 6 में, उनमें डिवाइड करते हैं जिनके ये मल्टीपल हो। तो 3 और 6 आपका 18 होता है। 2 और 9 क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, जगह काफी ज्यादा खाली मुझे दिखने वाली है, पेयर 2 बनेंगे। ठीक है, इसलिए इस हिसाब से करो कि आपके पास कम से कम पॉसिबिलिटीज बचे। 3 3 3 3 3, लो आपका ये हो गया डिवाइड। अब मुझे एक चीज साफ साफ दिख रही है कि मेरे पास 2 सीरीज चल रही हैं, ए बी ए बी ए बी ए, देख गया। उसके अलावा बी डैश ए, फिर बी डैश, तो ये बी डैश आपस में सेम है, अल्टरनेट चल रहे हैं। इस बी को यहाँ पर ब्लैंक रखा गया और इस ब्लैंक को फिल किया गया किससे, ए से। तो यहाँ पर किसकी पॉसिबिलिटी है, ए की, यहाँ पर बी की, यहाँ पर अगेन ए की। तो मेरी फीलिंग हुई है ए बी और ए। आपकी सीरीज चल रही है ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए, 2 बार ए एक बी, 2 बार बी एक ए, 2 बार ए फिर बी, फिर 2 बार बी एक ए। ठीक है, तो मेरी फीलिंग हुई है ए बी और ए की, और ये मेरा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन
सेकंड में। मुफ्त के नंबर होते हैं ये, आप आराम से पेपर क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है, काफ़ी इजी पेपर रहता है, बिल्कुल टफ नहीं है। सिर्फ आपको चेक करना है कि कौन सा टॉपिक आ रहे हैं, उस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। बड़े टॉपिक से नंबर नहीं खींचने, छोटों वालों से खींचो, ठीक है। वाह, वैसे तो बनाता खुद ही हूँ क्वेश्चंस, और ये जो इफेक्ट वगैरह पता तो है सबको आजकल नॉर्मली पावर पॉइंट पे। तो पढ़ो क्वेश्चन कौन सा है, ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन का भूल जाओ कि आपको कभी आसान क्वेश्चन दिखेगा, आसान ही है, नकल मारने वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन कोडेड ब्लड रिलेशन दिए, कोड दिए। तो मैं पहला काम चेक करूंगा कोड दिया क्या है, वो बातें पहले पर्सन से दूसरे की तरफ कर रहा है या दूसरे से पहले की तरफ, बस उसका जो चीज दी है चेक करूंगा डायग्राम के थ्रू और आंसर। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और स्टार, और सभी बातें पहले से दूसरे पर्सन की तरफ है। अगर प्लस दिखेगा तो वो हस्बैंड है, माइनस दिख रहा है तो पहला वाला फादर दूसरे का, मल्टीप्लाई तो पहले वाला मदर, और अगर एस्ट्रिक या स्टार तो डॉटर। तो डी और वी के बीच में एस्ट्रिक है, तो मतलब डी इज द डॉटर ऑफ वी। तो मेरी डी डॉटर है, किसकी है, वी की, लेकिन वी का जेंडर नहीं मिला, तो जिस पे खत्म वहीं से शुरू, वी से लेके वी तक, लेकिन बीच में क्या है, प्लस। प्लस डिनोट करता है हस्बैंड, तो ये वी हस्बैंड है बी का, तो ये मेरा हस्बैंड है, मतलब मेल, और किसका है, वी का। लो, और हस्बैंड तो किसी पत्नी का ही होगा, फीमेल होगी। इनके बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिनोट करता है मदर, तो ये मदर है, देख लो कंफर्म हो गया, फीमेल ही है, और किसकी मदर है, यू की। लो, लेकिन यू का जेंडर नहीं, तो आप उसको रख सकते हो एज इट इज कि या तो मेल या फीमेल, लेकिन वो क्वेश्चन उसकी तरफ से पूछेगा जिसका जेंडर और रिलेशन कन्फर्म है। अब दोनों के पेरेंट्स सेम है तो ये आपस में तो सिबलिंग ही होंगे, पहली बात, ठीक है। कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू यू, तो लो, डी का जेंडर कन्फर्म है, रिलेशन कन्फर्म है, सॉरी, तो क्वेश्चन भी डी की तरफ से, तो मेरा डी जो है वो यू का क्या लगेगा, डी मेरा फीमेल है, दोनों के पेरेंट्स सेम है, यू का बेशक जेंडर नहीं है, लेकिन डी तो उसकी क्या लगने वाली है, बहन, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिस्टर। ये तो मैं अभी यहाँ पर आपको आराम से करवा रहा हूँ, लेकिन जब पेपर में आप करोगे आपको बस स्पीड रखनी है। क्वेश्चन इजी, डायग्राम बन गई, सीधे आंसर खत्म, क्लियर। पेपर में क्या होगा, अगर इसका दो क्वेश्चन है कोडेड ब्लड रिलेशन के, तो वो सेम चीजें रखे, क्वेश्चन चेंज करेगा, तो डायग्राम एक बार बन गई, उसी से क्वेश्चन बना देगा। वो ये पूछ सकता हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो बी क्या होगी, मदर हो जाएगी, लेकिन डायग्राम सही होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमा दिया। ठीक है, तो ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन कौन सी कोडिंग डिकोडिंग है, चाइनीज, या जिसको फिक्टिशियस बोलते हो। दो तरह की होती है, एक में लॉजिकली चलता है, एक में कॉमन एलिमेंट्स को देख के चलता है। तो ये कौन सा है, कॉमन वाला। कैसे पता लगेगा कॉमन है, मेरे से वो जो क्वेश्चन पूछेगा, पहली बात, जो उसने मेरे से किसी चीज का क्वेश्चन पूछा, जिसका कोड पूछा, वो वर्ड मेरा गिवन क्वेश्चन में ही होगा, यही इसकी पहचान है। या ऐसा कह सकते हो कि मेरे गिवन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स या कोड यूज किए जा रहे हैं वो मुझे अगेन एंड अगेन रिपीट दिख रहे हैं, ठीक है। पूछ किस कर रहा है, गेम का, ठीक है। तो पहले मैं ये चेक करूंगा गेम मेरे सेंटेंस किस में, पहले में, दूसरे में कि तीसरे में, तीसरे में, ये रहा आपका गेम। लेकिन गेम अकेला नहीं है, इसके साथ इज दिया गया है और लिव दिया गया है। तो अगर मुझे इज और लिव का कोड पता लग गया तो गेम का ऑलरेडी कोड पता लग जाएगा। तो पहले मैं इज का निकालता हूँ, आपका इज, अच्छा तीन सेंटेंसेस में छोड़ो इसको, पहले मैं निकालता हूँ लिव का, ये रहा आपका लिव। तो लिव मेरा एक इस सेंटेंस में है और एक पहले में है, क्लियर। अब मैं कोड को चेक करूंगा, तो कोड मेरा पहला में और लास्ट में क्या क्या कॉमन है, एम यू काट दो, ठीक है। अब बचा है यहां पर इज, तो आपका इज थर्ड में और सेकंड में, तो थर्ड और सेकंड में एस आई के कॉमन, बचा गया यहाँ पर सिर्फ जेड और टी। तो मेरे गेम के लिए डायरेक्ट कोड मेरे पास क्या जाएगा, जेड टी, कॉमन एलिमेंट्स देखते हुए, क्लियर। तो ये आपके कुछ मैंने क्वेश्चंस रखे थे जो आपको थोड़ा बहुत पता लग जाए कि किस बेस पे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये थोड़े अल्टरनेट टॉपिक से रख दिए थे
क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग या सेटिंग अरेंजमेंट के अपने क्वेश्चन देखे हैं, अल्फा न्यूमेरिक के भी देखे, और अगर जो इनके अलावा जैसे लेटर सीरीज अभी आपने देखा और ये चाइनीज कोडिंग के देखा, तो ये क्वेश्चन थोड़े से थे जो रह गए थे, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस का आप लेवल चेक कर रहे हो, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क या पीओ के लिए काफी इजी है, पेपर पास किया जा सकता है, प्री क्वालिफाई हो सकता है, और प्री क्या मेंस भी हो जाएगा। बस ये है कि आपको थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जो बच्चा रेगुलर वीडियो देख रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो पहली बार पजल या सीटिंग अरेंजमेंट कर रहा है, वो सिर्फ एक बार वीडियो को देख ले, बस उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन मैं करूंगा कैसे, और वो खुद से कर भी पाएगा। बेशक आपका, मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर पहली बार में ना भी निकले एग्जाम, लेकिन उन पेपर में जब वो क्वेश्चन आप देखोगे पजल का चाहे सीटिंग अरेंजमेंट का, तो आप खुद से उसको बनाने लग जाओगे, आप खुद से बना भी पाओगे। ठीक है, बस पकना ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो टाइम, क्योंकि कंपोजिट टाइम रहने वाला 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स में 2 टॉपिक और 2 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, मैथ्स भी करना और रीजनिंग भी। तो बस वही चक्कर है कि आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, और स्पीड के साथ चाहिए एक्यूरेसी। यही चीज़ें जो आपके काम आएंगी। तो होप सो कि जो क्वेश्चंस आपने अभी देखे हैं वो आपको समझ आए होंगे, और जिसको भी इन क्वेश्चंस की, वैसे तो नीट पढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि आप वीडियो में देख ही रहे हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हमने और भी बाकी सारी पीडीएफ वगैरह जो है वो अपलोड करके रखी हैं। तो टेलीग्राम का चैनल आपका ये है, एक साथ लिख लेना, और आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप मटेरियल्स वगैरह ले सकते हो रीजनिंग के लिए। और अगर आप ऑफिशियल ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ ये चैनल आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, करियर फोकस। ठीक है, तो आपको टॉप पे दिख जाएंगे चैनल्स, तो आप इनको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फर्दर मोर वीडियोस के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब को फॉलो तो कर ही रही हो, सब्सक्राइब तो करके रखा ही है, और बाकी इंस्टा से जुड़ी रहिए, हम उस पर आपके टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।